आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो कि सरकार का वकील होता है। सरकार का वकील होता है, इसके अंडर में सरकारी वकीलों की पूरी फौज होती है जो सरकार के पक्ष को देखती है। महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और सहायक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। आइए हम बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है? तो महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वर्क करता है। शपथ, महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? तो महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र महान्यायवादी किसे देता है? महान्यायवादी त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो महान्यायवादी को ही संबोधित किया जाता है। महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, महान्यायवादी होने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को होती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यता होती है कि वो कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो, या राष्ट्रपति के राय में विधि का ज्ञाता हो। ये योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, और यही योग्यता महान्यायवादी के लिए भी डिसाइड की गई है। अगला देखते हैं वेतन। महान्यायवादी का वेतन निश्चित नहीं होता है। महान्यायवादी को पारिश्रमिक दिया जाता है, और जिसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं महान्यायवादी के कार्य की। महान्यायवादी के कार्य क्या होते हैं? तो यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है, भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखना महान्यायवादी का प्राथमिक कर्तव्य है। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा मांगने पर कानूनी सलाह देना। भारत सरकार अगर कानूनी सलाह मांगती है तो महान्यायवादी उनको कानूनी सलाह उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य करना भी महान्यायवादी का कार्य है। अगला कार्य है, भारत सरकार के खिलाफ ना तो सलाह देगा और ना ही खड़ा होगा। महान्यायवादी क्या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? तो प्राइवेट प्रैक्टिस ये कर सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महान्यायवादी सरकार के खिलाफ कोई भी वर्क नहीं करेगा। महान्यायवादी की जो विशेषाधिकार हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं महान्यायवादी को? तो यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है, सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं करता। सदन मतलब संसद है, उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसकी कार्यवाहियों में महान्यायवादी भाग ले सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए मतदान नहीं कर सकता। बाकी अपनी बातें वहाँ बोल सकता है, डिस्कस कर सकता है। अगला पॉइंट है, संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। महान्यायवादी को संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट, संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करता है।